देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। पहली खबर हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश के व्यास नदी में कल हुए हादसे के बाद 5 छात्रों के शवों को निकाल लिया गया है। बाकी की तलाश की जा रही है। इंजीनियरिंग के 24 छात्र व्यास नदी में बह गए थे। जो है एसएसबी की टीम इसमें जो है लगी हुई है, जिसमें हमने इनको 2 टीम में डिवाइड किया हुआ है अपनी टीम को, एक स्टार्टिंग पॉइंट से और एक एंड पॉइंट जो कि पंडो डैम है। पंडो डैम्स में हमने अभी तक 5 बॉडी हमने रिकवर की है। बाकी छात्रों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एसएसबी के 70 जवानों के साथ एनडीआरएफ की 2 टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। राफ्टर के साथ तलाशी चल रही है। हमारा सर्च ऑपरेशन बहुत जोरों से चल रहा है। 70 हमारे एसएसबी के जवान लगे हैं और हमारे बटालियन के 2 रिजर्वें लगी है और राफ्टर्स लगे हैं, डाइवर्स लगे हैं। एनडीआरएफ की टीम मौके पर राहत और बचाव के काम में जुटी हुई है। व्यास नदी में पंडो डैम के पास छात्रों की तलाश की जा रही है। एनडीआरएफ के जवान राफ्टर के जरिए नदी में छात्रों को तलाश कर रहे हैं। हादसा कल शाम करीब 6:30-7 बजे के करीब हुआ, लेकिन राहत बचाव का काम काफी देर से शुरू हुआ। छात्रों का आरोप है कि रेस्क्यू के लिए 3 घंटे तक तो मौके पर कोई नहीं पहुंचा। रेस्क्यू टीम जो है वो 3 घंटे तक कोई भी रिस्पांस नहीं था उससे। तो ऐसा था रिस्पांस उन लोगों से। तो मौके पर कोई नहीं पहुंचा। रेस्क्यू टीम जो है वो 3 घंटे तक कोई भी रिस्पांस नहीं था उससे। तो ऐसा था रिस्पांस उन लोगों से। So this is how they respond to an accident. केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव के काम का जायजा लिया। उन्होंने केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया। वहीं मृतकों के परिजनों के लिए स्पेशल फ्लाइट्स का इंतजाम किया गया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने घटना की मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने घटनास्थल पर जाकर राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। दरअसल हैदराबाद के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट 2 बसों में हिमाचल घूमने पहुंचे थे, जिनमें से एक बस के छात्र बस रोककर फोटोग्राफी करने व्यास नदी की तरफ चले गए। इसी दौरान व्यास नदी पर बने डैम से पानी छोड़ दिया गया। व्यास नदी में एकाएक आए पानी के तेज बहाव से छात्रों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। लाजी डैम का गेट खोलने की वजह से नदी का जलस्तर एकाएक बढ़ गया। पानी के तेज बहाव ने छात्रों को अपनी चपेट में ले लिया। हम लोग फोटो खींचने के लिए वाटर तक पहुंचा। उधर डैम वॉल्स गेट ओपन एंड सडनली वाटर फ्लो वाज वेरी हाई। इस घटना की जानकारी मिलते ही आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने ट्विटर पर लिखा है कि पीड़ित परिवार की मदद करने की बात उन्होंने की है। नायडू ने ट्वीट में लिखा है कि उन्होंने इस मामले में दिल्ली से बात की है और सभी जरूरी कदम उठाने के वायदे किए हैं। छात्रों के व्यास नदी में डूब जाने से उनके घरवाले सदमे में है। एक छात्र की मां ने कहा, मुझे पूरा भरोसा है मेरा बेटा वापस जरूर लौटेगा। मेरे बच्चे को कैसा भी ढूंढो बोलो, देखो बोलो कहा है वो बच्चा अच्छा रहता। मेरे को पूरा यकीन है। क्यों बोलते मेरे बच्चे को पानी से डर है, हरगिज नहीं जाता पानी में। व्यास नदी में डूबे छात्रों के दोस्तों का रो कर बुरा हाल है। हादसे के बाद से ही हैदराबाद के इंजीनियरिंग कॉलेज के ये छात्र बेहद सदमे में हैं और अपने दोस्तों को खो देने के चलते गमगीन हैं। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा के दादरी में बीजेपी नेता विजय पंडित की हत्या का जायजा लेने बीजेपी सांसदों की एक टीम दादरी पहुंच रही है। सत्यपाल सिंह की अगुवाई में बनी इस टीम में नोएडा के सांसद महेश शर्मा, अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम, बुलंदशहर के सांसद भोला सिंह भी हैं। उधर विजय पंडित की हत्या के विरोध में ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाके में आज बंद है। दादरी के दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद रखी, बाजार भी बंद रहे। विजय पंडित की हत्या के विरोध में हजारों की संख्या में लोगों ने आज दादरी थाने का घेराव किया। बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे लोगों ने यूपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। दादरी में विजय पंडित की हत्या से गुस्साए व्यापारियों ने बाजार बंद कर धरना शुरू कर दिया है। विजय पंडित के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर व्यापारी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। दिल्ली की सीबीआई कोर्ट ने साल 2009 के रणवीर फर्जी एनकाउंटर केस में 17 पुलिस वालों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इन सभी को फर्जी मुठभेड़ के तहत हत्या का दोषी पाया था। रणवीर के परिजन कोर्ट के फैसले से नाखुश हैं। रणवीर की मां ने रोते हुए कहा कि हम इस फैसले से खुश नहीं हैं। दोषी पुलिसकर्मियों को मौत की सजा होनी चाहिए। मेरे बेटे का मार भी दिया, कलंक भी लगा दिया उन्होंने, उनको फांसी पे नहीं लटका। साहब ने बिल्कुल भी मेरे को न्याय नहीं मिला भाई। आज भी
जिन पुलिस वालों को सजा सुनाई गई है वो सभी उत्तराखंड पुलिस के हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 2009 में एनकाउंटर हुआ था। पुलिस ने रणवीर को अपराधी बताया था और दावा किया था कि रणवीर राज्य में उगाही करने वाले गिरोह से जुड़ा था। पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट पर रात से आतंकियों के साथ चल रही मुठभेड़ खत्म हो गई है। सुबह हुई फायरिंग में एक सुरक्षाकर्मी के जख्मी होने की खबर है। तालिबान ने एयरपोर्ट पर हुए हमले की जिम्मेदारी ले ली है। इससे पहले पाकिस्तान की कराची में जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़ा आतंकी हमला हुआ। सुरक्षाकर्मियों ने हमला करने वाले 12 आतंकवादियों को मार गिराया। इस हमले में 14 सुरक्षाकर्मी भी मारे गए। बीती रात एयरपोर्ट के अंदर घुसे आतंकियों ने 10 से 15 ग्रेनेड फेंके। इस हमले में 2 प्लेन में आग भी लग गई। आतंकी पाकिस्तानी सुरक्षा बल के फर्जी आई कार्ड लेकर एयरपोर्ट में दाखिल हुए थे। पाकिस्तान में कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जिस तरह से आतंकी हमला अंजाम दिया गया उससे वहां की सुरक्षा इंतजाम की पोल खोल दी है। बताया यह भी जा रहा है कि भारी असलहे के साथ कई आतंकी पुराने हवाई अड्डे के फोकर गेट से बड़े आराम से दाखिल हुए थे। आतंकियों ने हवाई अड्डे के इस इलाके में हमला किया जहां हज यात्रियों के रुकने का इंतजाम किया जाता है। सरकार की ओर से किसी भी संदिग्ध को देखते हुए गोली मारने का आदेश दे दिया गया है। एयरपोर्ट पर हमला करने वाले आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। रॉकेट लॉन्चर, ग्रेनेड और गोला बारूद लेकर आतंकी एयरपोर्ट को तबाह करने की पूरी तैयारी के साथ आए थे। कराची एयरपोर्ट में आतंकी हमले के बाद भारत में भी एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट कर दिया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षा के बंदोबस्त बढ़ा दिए गए हैं और हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रखी जा रही है। मुंबई एयरपोर्ट में भी सुरक्षा बंदोबस्त बढ़ा दिए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। हर किसी की कड़ी तलाशी के बाद ही एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होने की इजाजत दी जा रही है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 लश्कर आतंकियों को मार गिराया। दोनों आतंकी एक मकान में छिपे हुए थे। पिछले साल जुलाई में हुई एक डॉक्टर की हत्या में इन्हीं दोनों का हाथ बताया जा रहा था। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संसद के संयुक्त सत्र में दिए गए अभिभाषण में नई सरकार का एजेंडा रखा। उन्होंने कहा कि महंगाई पर लगाम लगाना और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना सरकार की पहली प्राथमिकता है। Inflation continues to be at an unacceptable level, thus putting the Indian economy back on track is paramount for my government. राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि काला धन वापस लाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और SIT बनाकर एक बड़ा कदम भी उठाया है। The government has already constituted a SIT to unearth black money stashed abroad. This will be followed by vigorously by proactively engaging with the foreign government. राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा कि आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सरकार इससे कड़ा मुकाबला करेगी। The policy zero tolerance towards terrorism, extremism, riots and crime will be pursued. राष्ट्रपति ने कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापसी की योजना पर जोर दिया। अभिभाषण में उन्होंने ये भी कहा कि सम्मान और सुरक्षा के साथ कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास किया जाएगा। Special efforts will be made to ensure that the Kashmiri Pandits return to the land of their ancestors with full dignity, security and assured livelihood. राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अभिभाषण में कहा कि सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए केंद्र राज्य सरकारों के साथ मिलकर एक नई नीति बनाएगी। A national plan will be chalked out in consultation with the state governments to effectively curb incidents of communal violence. अभिभाषण में राष्ट्रपति ने कहा है कि हमारी सरकार महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने के हक में है। It is a commitment to providing 33% reservation to them in the Parliament and State Legislative Assembly. राष्ट्रपति ने कहा कि साल 2022 तक हर परिवार को पक्का घर मिल जाएगा। सरकार हर घर तक शौचालय, बिजली, पानी पहुंचाएगी। गांव और शहर के बीच का फर्क मिटेगा। उन्होंने कहा कि वाईफाई नेटवर्क विकसित होगा और हर गांव में ब्रॉडबैंड सेवा पहुंचाई जाएगी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अभिभाषण में सरकार के कई वायदे गिनाए। उन्होंने कहा कि हाई स्पीड ट्रेन के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा। देश भर में 100 नए शहर बनाए जाएंगे और शहरों को भी एयरपोर्ट से जोड़ा जाएगा।
राष्ट्रपति के अभिभाषण में युवाओं टारगेट कर योजनाएं गिनाई गई। देश के हर राज्य में IIT, IIM के साथ साथ एम्स की तरह के इंस्टीट्यूट बनाने का वादा किया गया। मदरसों का आधुनिकीकरण होगा, नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च सिस्टम बनेगा। राष्ट्रपति ने कहा कि पीएम कृषि सिंचाई योजना बनाई जाएगी। नई स्वास्थ्य नीति में योग को जगह मिलेगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की जाएगी। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार 5T पर जोर देगी, मतलब ट्रेडिशन, ट्रेड, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी और टैलेंट। राष्ट्रपति ने अभिभाषण में सरकार के सपने सिद्धांत के बारे में भी बताया। एक भारत श्रेष्ठ भारत सपना है। सरकार का लक्ष्य सबका साथ सबका विकास है। सरकार मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस पर चलेगी और सरकार का मंत्र हर हाथ को हुनर है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण की शुरुआत में ही कहा कि 30 साल बाद पहली बार किसी दल को पूर्ण बहुमत मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि ये उम्मीदों का चुनाव था जिसमें लोगों ने जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट डाले। उन्होंने जोर देकर कहा कि विकास के मुद्दे पर वोट पड़ा। इससे पहले संयुक्त सत्र में अभिभाषण देने के लिए जब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी संसद पहुंचे तो उनकी अगवानी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, राज्यसभा के सभापति और उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी मौजूद थे। संसद द्वार से लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू राष्ट्रपति को लेकर सेंट्रल हॉल पहुंचे, जहां राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी शानदार काफिले के साथ संसद पहुंचे। उनकी गाड़ी के आगे और अगल बगल में घुड़सवारों का दल भी चल रहा था। संसद में संयुक्त अभिभाषण देने जब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति भवन से निकले तो उनकी अगवानी के लिए जवानों की टोली और घुड़सवार दल तैयार थे। सलामी लेने के बाद राष्ट्रपति संसद के लिए निकले। चीन के विदेश मंत्री वांग यी आज पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करने वाले हैं। इससे पहले उन्होंने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से कल मुलाकात की थी और कई मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात से पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को टक्कर देने का एक फॉर्मूला सुझाया। मोदी ने कहा कि चीन से बराबरी के लिए हमें स्केल, स्किल और स्पीड पर जोर देना होगा। तो स्केल, स्किल एंड स्पीड, ये तीन ताकत में हम अगर बल दें तो अगर चाइना के साथ हमको अगर स्पर्धा करने का हमारे सामने चुनौती है हम उसको पूरा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास 7RCR में किताब की लॉन्चिंग के मौके पर थिंक टैंक की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि थिंक टैंक की मदद से पॉलिसी ठीक करने की जरूरत है। एक थिंक टैंक कंसेप्ट एक सीमित रह गया है। सरकार की पॉलिसियां जो बनती हैं उसमें इंटेलेक्चुअल इनपुट बहुत कम होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बेहतर विकास के लिए अब हाईवे से आईवे की तरफ बढ़ना होगा। हम हाईवे से हाईवेज पर कैसे बढ़े हैं? जहां हाईवेज गुजरते थे वहां शहर बसता था। नियर फ्यूचर में जहां से ऑप्टिकल फाइबर गुजरता होगा वहां शहर बसने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी हरित क्रांति पर जोर दिया और कहा कि हरित क्रांति उनकी सरकार का अहम एजेंडा है। सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन, सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन में भी हमारी फोकस प्रोडक्टिविटी पर कैसे बढ़े, क्योंकि जमीन अब बढ़ने वाली नहीं, जमीन कम होती जा रही है। प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर में बेतुका बयान दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि वो उन्हीं का काम करेंगे जिन्होंने उन्हें वोट दिया है। जो वोट नहीं दिया है तो आपको पूरा अधिकार होना चाहिए कि आप कह दीजिए ये वोट नहीं दिया था। पासवान ने कहा कि एलजेपी बीजेपी के नेता वोट देने वालों की अर्जी उनके पास फॉरवर्ड करेंगे और फिर ऐसे ही लोगों का काम होगा। तो भी आदमी काम कराने के लिए आवे, पहले वहां से जो है जिस पंचायत से आता है वहां से पहले जो है, या चाहे भाजपा के लोग हों, भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं उनके पदाधिकारी हैं, लोजपा के लोग हैं उनके पदाधिकारी हैं, उनसे पहले फॉरवर्डिंग करावे। आम आदमी पार्टी अब मिशन विस्तार पर काम करेगी। 3 दिनों तक चली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद पार्टी संगठन का पुनर्गठन करने का फैसला हुआ। बैठक के बाद पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गांव-गांव तक पार्टी को मजबूत किया जाएगा।
केजरीवाल ने कहा कि जिला और राज्य स्तर पर आम आदमी पार्टी की समितियों का पुनर्गठन किया जाएगा। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब जाकर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि मोदी जनता की उम्मीदों को पूरा करें। लगे हाथ उन्होंने गैस की कीमतों में इजाफा नहीं करने की मांग भी प्रधानमंत्री से कर दी है। मीटिंग में पंजाब के पटियाला से आम आदमी पार्टी के सांसद धर्मवीर गांधी को संसदीय दल का नेता चुना गया है। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा में पंजाब से कुल 4 सीटें जीती थी। चुनाव जीतने के बाद पहली बार सोनिया गांधी 13 जून को रायबरेली के दौरे पर पहुंचेंगी। सोनिया का दौरा 1 दिन का होगा। सोनिया अपनी जीत के लिए जनता को धन्यवाद देंगी और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी। दिल्ली में बाराखंबा रोड पर कुछ बदमाशों ने टीएमसी सांसद रेणुका सिन्हा की चेन खींच ली और फरार हो गए। बिहार के दरभंगा में एक टीचर ने पीपल के पत्तों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर बनाई है। वो पीएम से मिलकर खुद उन्हें इसे भेंट करना चाहते हैं। सीबीआई के डायरेक्टर रणजीत सिन्हा इंटरपोल के नए महासचिव हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो रणजीत सिन्हा इंटरपोल के महासचिव बनने वाले पहले भारतीय होंगे। सहारा समूह के मुखिया सुब्रत रॉय को सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर राहत नहीं मिली। कोर्ट ने जेल से रिहा करने या उन्हें घर में ही नजरबंद रखने की मांग ठुकरा दी है। सहारा ने अपने नए प्रपोजल में कहा था कि वो 3,000 करोड़ रुपए 5 दिन के अंदर और 2,000 करोड़ रुपए अगले 30 दिन में जमा कराएगी। साथ ही 5,000 करोड़ की बैंक गारंटी 60 दिन में जमा करने की बात कही थी, लेकिन कोर्ट ने प्रपोजल ठुकरा दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की 9 प्रॉपर्टीज को कुछ शर्तों के साथ बेचने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि जो 5,000 करोड़ की बैंक गारंटी 60 दिन में जमा करने की बात कही थी, लेकिन कोर्ट ने प्रपोजल ठुकरा दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की 9 प्रॉपर्टीज को कुछ शर्तों के साथ बेचने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि जो प्रॉपर्टी बेची जाएगी वो सर्कल रेट से कम में नहीं बिकेगी। कोर्ट ने कहा है कि प्रॉपर्टी का खरीदार सहारा प्रमुख का रिश्तेदार नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सहारा चाहे तो एमबी वैली को गारंटी के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है या बेच सकता है। बेची जाने वाली प्रॉपर्टी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा से हलफनामा देने के लिए भी कहा है। अपनी बीमार मां से मिलने और उन्हें देखने के लिए सुब्रत रॉय ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है। उन्होंने 5 दिन जेल से बाहर आने की इजाजत मांगी है। उनकी इस अर्जी पर कोर्ट ने सुनवाई का भरोसा दिया है। दिल्ली के सुंदरनगर इलाके में बिजली कटौती से परेशान लोगों ने सड़क पर उतरकर हंगामा किया। लोगों के हंगामे से सड़क पर जाम लग गया। बिजली कटौती से मुकाबले के लिए उपराज्यपाल ने निर्देश दिए कि रात 10 बजे के बाद मॉल्स को बिजली सप्लाई नहीं हो। पीक आवर में हाई मास्ट लाइट्स, हैलोजन लैंप्स बंद रखे जाएं। सचिवालय, सरकारी दफ्तर, यूनिवर्सिटी, कॉलेजों में दोपहर 3:30 से 4:30 तक एसी बंद रहे। उपराज्यपाल ने बिजली वितरण करने वाली कंपनियों को भी निर्देश दिए हैं, जिसके मुताबिक बिजली कटौती की जानकारी जनता को पहले से दी जाए। एनआईए और रांची पुलिस ने पटना और बोधगया ब्लास्ट केस के सिलसिले में इंडियन मुजाहिदीन के 2 आतंकवादियों को रांची से गिरफ्तार किया है। झारखंड के खूंटी जिले के कर्रा में पुलिस ने पीएलएफआई के 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 12 नक्सली पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब रहे। पुलिस ने इन नक्सलियों के पास से भारी तादाद में हथियार भी बरामद किए हैं। इनके कब्जे में 4 बंदूकें, 18 कारतूस पकड़े गए हैं। बिहार के गया में फाल्गु नदी में नहाने गए 4 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। सभी बच्चों की उम्र 7 से 10 साल के बीच है। हादसे की खबर मिलते ही स्थानीय लोगों ने फौरन प्रशासन की मदद से बच्चों को बाहर निकाला, जहां अस्पताल में डॉक्टरों ने चारों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। यूपी के बरेली में एक ट्रक और कार की टक्कर में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 बच्चे, एक महिला भी शामिल है। गोरखपुर में एक बेकाबू बस राहगीरों के लिए काल बनकर आई। तेज रफ्तार बस सड़क किनारे लोगों को रौंदती चली गई। यूपी के हाथरस में गैस सिलेंडर में हुए धमाके में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। धमाका इतना जबरदस्त था कि घर का एक कमरा जमींदोज हो गया। चंडीगढ़ में आग लगने से एक 3 मंजिला इमारत ढह गई। आग की लपटों में देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग ढह गई। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में हादसा हुआ। कंप्यूटर के एक शोरूम में आग लगे और थोड़ी ही देर में पूरी बिल्डिंग आग के शोले में तब्दील हो गई। आग की खबर पाकर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई थीं, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि फायर ब्रिगेड के स्टाफ के पसीने छूट गए। आग पर काबू न होता देख एयरफोर्स की दमकल गाड़ियों को बुलाया गया।
मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में एक राइस मिल में लगी भीषण आग पर 3 दिन बाद भी पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। अभी भी आग धधक रही है, उसे बुझाने की कोशिशें जारी हैं। 7 जून की सुबह लगी इस भीषण आग के चलते राइस मिल प्रबंधन को करीब 200 करोड़ का नुकसान हुआ है। इंदौर में घरेलू झगड़े में एक हेड कांस्टेबल ने अपनी सास ससुर को गोली मार दी। उसके बाद अपने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को भी गोली मार ली। श्रावस्ती में एक सिरफिरे आशिक ने प्यार में नाकाम रहने पर अपनी पूर्व प्रेमिका के पति पर जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है। यूपी के बिजनौर में 2 दरिंदों ने नाबालिग के साथ रेप किया, फिर उसकी हत्या कर दी। पड़ोस में रहने वाले दोनों आरोपी फरार हैं। कानपुर देहात में एक लड़की पिछले 23 दिनों से लापता है। घर वाले हत्या की आशंका जता रहे हैं। वहीं पुलिस पीड़ित परिवार को शांत रहने की धमकी दे रही है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। यूपी में महिलाओं पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा। मथुरा में दबंगों ने एक महिला पर तेजाब से हमला कर दिया। दरअसल पीड़ित महिला के परिवार वालों के साथ गांव के ही दबंगों ने झगड़ा किया था, जिसकी शिकायत दर्ज कराने पर महिला पर दबंगों ने तेजाब फेंक दिया। यूपी के बिजनौर में पुलिसकर्मियों की हरकतों से परेशान एक शख्स ने पेड़ से लटककर जान दे दी। बताया जा रहा है कि एक महिला के गायब होने के मामले में पुलिस युवक को शक के आधार पर परेशान कर रही थी। गोरखपुर की जिला जेल में रेप केस में सजा काट रहे एक कैदी की मौत हो गई। घर वालों का आरोप है कि जेल प्रशासन की लापरवाही से इलाज नहीं मिल पाने से उसकी मौत हुई।